बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं आज मेरे पाकिस्तानियों, आज मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपसे बातचीत करने का, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारा मुल्क एक ऐसे अहम मोड़ पे खड़ा है कि अगर हम पाकिस्तानी, अगर अब हम इसमें अपनी आवाज़, जो आने वाली नाइंसाफियां हैं, जो हमारी आइन की धज्जियां उड़ाने वाली तैयारियां हुई हैं पाकिस्तान में, जो इस मुल्क के कानून और रूल ऑफ लॉ को पैरों के अंदर रोंदने की तैयारी हो रही है, जो आ गई पाकिस्तानियों के फंडामेंटल राइट्स की। हर रोज हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए जाते हैं हमारे से, उनकी कदर नहीं की जाती, बल्कि ऐसे पाकिस्तान में हालात मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखे जिधर ताकतवर जो चाहे कर सकता है, जो पीछे से एक बंद कमरों में वो फैसले करते हैं, वो जो हुक्म करते हैं, वो जो मर्जी इस मुल्क में आप करना चाहे कर सकते हैं। और किसी किस्म की अगर हमारी मुल्क में बचत हो रही है, मेरी पार्टी और मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि अगर हमारी बचत होती है तो वो बस एक चीज रह गई है पाकिस्तान में, वो है हमारी अदलिया। और मुझे तो बड़ी देर का अभी तक जेलों में डाल चुके होते हैं, एक जेल से दूसरे जेल में, जिस तरह अली मीन को किया है। तो अगर हमारी अदालतें ना होती तो मुझे तो इन्होंने 140 या 145 केसेस कर चुके हैं, जिसमें क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें दहशतगर्दी के केसेस हैं, जिसमें एक के ऊपर मेरे ऊपर एफआईआर काटी गई है गद्दारी की, पाकिस्तान से गद्दारी की, क्योंकि मैंने डर्टी हैरी की तौहीन कर दी है, जिस पे मेरे ऊपर मजहब की तौहीन का केस कर दिया गवर्नमेंट ने, कि शहबाज शरीफ को कई लोगों ने या इनको कहीं आवाजें लगा दी मदीना में, तो उसमें मेरे ऊपर कैसे तौहीन मजहब लग गया। तो ये हो रहा है, आज मेरे घर के ऊपर हमले हुए हैं, 24 घंटे मेरे घर के ऊपर हमला किया गया, यानी कोई इसकी मिसाल ही नहीं है किसी जमहूरियत के अंदर जो हुआ है मेरे साथ। और फिर गोलियां, कत्ल करने का केस। लेकिन मेरा छोड़ें, मुझे तो 2 दफा कत्ल करने के केस था, एक दफा वजीराबाद और एक दफा जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो मेरे लोगों से हो रहा है यहां। तो यहां तो सिर्फ हम एक ही तरफ देख रहे हैं, अदलिया की तरफ, और हम वो लोग हैं जो मुल्क छोड़ के नहीं जाने वाले। जो पहले क्या होता था कि जैसी ऑपोजिशन में आता था, जब केस शुरू होते थे, तो वो एकदम अपने जिधर उनके पैसे और सब कुछ पड़ा हुआ है वो बाहर भाग जाते थे और बाहर रहते थे। जब तक एनआरओ नहीं मिलता था तब तक वापस नहीं आते थे। तो हमने तो यहां जीना मरना है, हमने तो यही हमारा ये मुल्क है। मेरी तो कोई बाहर प्रॉपर्टीज और लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में तो प्रॉपर्टी है, बाकी दुनिया में कहीं और प्रॉपर्टी नहीं है, ना कहीं पैसे हैं ना बैंक अकाउंट्स हैं। तो इसलिए हमने तो इसी मुल्क में आखिरी गेंद तक लड़ना है। अब हमारी जो लड़ाई है वो है ये माफियाज के साथ और इनके साथ हैंडलर्स के साथ। और वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो एक सुप्रीम कोर्ट, जिसके ऊपर हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के आइन की सिर्फ एक ही तशरीह कर सकता है, पाकिस्तान की आइन की एक ही इदारा, वो है पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट। तो हम तो उसके ऊपर नजर और उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तो मैं जो आपसे आज बात खास करने आया था, वो पहले मैं आपको समझा दूं कि इस वक्त ये जो मैं आपको कहता हूं फैसला कुन मोड़, ये है क्या? ये कौन सा फैसला कुन मोड़ है? देखिए, हमारी हुकूमत गिराई, बंद कमरे में एक घोड़े सवार ने फैसला किया, घोड़े के ऊपर सवार बैठा हुआ था, फैसला किया कि इमरान खान बड़ा खतरनाक है और वो शहबाज शरीफ बहुत बड़ा जीनियस है, और उसके साथ फिर इसहाक डार दूसरा जीनियस है, तो इसको हटा के उनको लेके आओ। तो चलती हुई इकोनॉमी को, जो खुद पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे जो इस हुकूमत ने पिछली मई के अंदर शाया की, उसके अंदर आप देख लें तो 17 साल में पाकिस्तान की बेहतरीन माशी परफॉर्मेंस थी। कोरोना के 2 साल, इतनी बड़ी वबा, दुनिया का क्राइसिस, दुनिया ने माना कि पाकिस्तान वो उन 3 मुल्कों में से था जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से इतने बड़े क्राइसिस को हैंडल किया।
یہ دنیا نے مانا ہے. ورلڈ اکنامک فورم, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. آپ امریکہ کا جو پچھلا فائنانس سیکٹری تھا جو ٹرمپ کے زمانے میں, اس نے کہا, یا اس سے ٹرمپ سے پہلے پریزیڈنٹ کے زمانے, اس نے کہا کہ اگر امریکہ پاکستان کی طریقہ پہ چل پڑتا جس طرح پاکستان نے اس وبا کا مقابلہ کیا ہے, تو پتہ نہیں کتنا 10,000 ارب ڈالر کا امریکہ کا بچ جانا تھا. سو ہم اپنی بات نہیں کر رہے, دنیا نے اکنالج کیا, ہمارا جو احساس پروگرام دنیا نے اکنالج کیا کہ جس طرح ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا, جو کیونکہ کرونا کے لاک ڈاؤن سے نچلا طبقہ پس گیا, غربت ساری دنیا میں بڑھ گئی, تو پاکستان کی مثال دی جاتی تھی جس طرح ہم نے احساس پروگرام سے, اور اپنے پھر اسٹیٹ بینک نے بھی کیسے ہم نے اپنی انڈسٹری کو بچایا, اپنے لوگوں کو بچایا. تو یہ تو دنیا نے اکنالج کیا ہے. اب ہمیں ہٹایا جاتا ہے. ہر چیز ریکارڈ پہ تھی, ایکسپورٹس, ریمیٹنسز یعنی آمدنی, ڈالر کی آمدنی ریکارڈ پہ تھی, ہمارے ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھا, ہماری انڈسٹری 17 سال کے بعد 10% پہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ آگے بڑھ رہی تھی. روزگار, یعنی ورلڈ بینک نے کہا کہ سارے بر صغیر میں جدھر سب سے زیادہ روزگار کرونا کے دور اور اس کے بعد دیا گیا وہ پاکستان تھا, ورلڈ بینک کی فگرز ہیں. تو ہم آگے بڑھ رہے تھے, ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑھ رہی تھی, ہماری جو کسان تھا 4.5% پہ ہمارا ایگریکلچر گرو کر رہا تھا. تو جب اس نے جناب جنرل باجوہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو حکومت کو گرا دینا چاہیے, اور اصل میں جو ان کی بڑی پسندیدہ شہباز شریف کو وہ لے آیا. تو جب وہ لے کے آیا, میں نے اس سے پہلے کوشش کی اس کے لانے سے کہ پاکستان میں الیکشنز ہو جائے, پاکستانی عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو چاہتے ہیں, بجائے یہ کہ سندھ ہاؤس کے اندر ایک منڈی لگے اور اس منڈی میں 20-20, 25-25 کروڑ دے کے لوگوں کو خریدا جائے اور گورنمنٹ گرائی جائے. اور جو پھر جنرل باجوہ نے جو استعمال کیا اپنی ایجنسیز کو, جو ہمارے جو تھے ایلائز ایم کیو ایم اور باپ پارٹی, ان کو ہمارے سے علیحدہ کیا گیا. وہ تو سب ساروں کو پتہ اس چیز کا. لیکن ہوا کیا پاکستان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تب تجویز کی کہ الیکشنز کروائے جائیں. یہی سپریم کورٹ کے ججز کو, جن کو برا بھلا یہ نون لیگ کہہ رہی ہے اور ان کی نیچے گر کے ان کے خاندانوں کے اوپر جو گند اچھال رہی ہے, اسی سپریم کورٹ نے تب سو موٹو ایکشن لے کے ہماری گورنمنٹس انہوں نے بحال نہیں, الیکشنز انہوں نے مسترد کر دیے, اور انہوں نے اس کو شہباز شریف کو بحال کروا دیا. مجھے تکلیف ہوئی, 12 بجے عدالتیں کھلنے کی مجھے تکلیف ہوئی, بہت ہوئی. لیکن ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے سپریم کورٹ کی ججز کی کسی کی تنقید کی ہو, ہم نے قبول کر لیا فیصلہ. لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہوا کیا پاکستان سے. اب 1 سال ہو گیا ہے, اب سب کے پاس اب 1 سال کا ریکارڈ آ گیا. میں تب بھی کہتا گیا, بار بار میں کہتا گیا کہ دیکھیں یہ لوگ نہیں سنبھال سکیں گے, کیونکہ میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں. میں نے دیکھا ہے ان کو, پاکستان کو, پہلے ہمارے ساتھ ہمارے ہندوستان آگے نکلا 90 کی دہائی میں, بنگلہ دیش آگے نکل گیا پاکستان سے. یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا, ہماری طرح کے لوگ جنہوں نے پاکستان, ایسٹ پاکستان کو علیحدہ ہوتے دیکھا, کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل جائے گا. یا ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے پر بہت بڑا بوجھ بنا ہوا ہے ایسٹ پاکستان, وہاں ہمیں ان کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. یہ عام یہاں باتیں ہوتی تھی. یہ سب سے زیادہ غربت بنگلہ دیش میں, اور یہ ہوا کہ بنگلہ دیش بھی 90 کی دہائی میں آگے نکل گیا جب سے یہ 2 خاندان آئے ہیں. ان کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا, ان کی بات پراپرٹیز بڑھنی شروع ہو گئی, قوم پیچھے جانا شروع ہو گئی. تو میں تب سے, جب میں نے اس جنرل باجوہ کو سمجھایا بھی کہ یہ نہیں سنبھال سکیں گے, گورنمنٹ نہ گرانا, اور پھر اپنے فائنانس منسٹر کو بھیجا, میں نے کہا آپ بھی سمجھائیں. وہ 2 گھنٹے بیٹھا رہا کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. اب سال کے بعد ہوا کیا, الیکشن انہوں نے نہیں کروائے. ہم کہتے رہے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشنز کروائیں. کیوں الیکشن کروائیں؟ جیسے آپ نے الیکشن کروائیں گے سیاسی استحکام آئے گا, پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. پاکستان کی جو اکانومی بیٹھنے شروع ہو گئی تھی ایک دم, وہ ایک دم ایک افراتفری مچ گئی پاکستان میں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ گئی, ایک نئی گورنمنٹ آ گئی, اس کو سمجھ ہی نہیں تھی. انہوں نے شروع میں جو فیصلے کیے ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے, کیونکہ یہ دونوں دفعہ 99 میں بھی
इसहाक डार बैंकरप्ट छोड़ के गया पाकिस्तान, और 2018 में भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, तारीखी था। तो इन्होंने अब कैसे ठीक करना था? तो जो चलती हुई इकोनॉमी थी 6% पे ग्रो कर रही थी, जो सारे टारगेट्स हम आगे निकल गए थे अपने टारगेट से, और वो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है, उस इकोनॉमी को इन्होंने इनके हाथ में डाल के तो वो नीचे जाना शुरू हो गई। मैं बार बार कहता रहा कि अभी भी इलेक्शन करवा लो, क्योंकि इलेक्शन से इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और फिर इकोनॉमी ठीक होगी। मेरे ऊपर हर किस्म के इल्जामात लगाए गए। एक मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने कहा हम डिफॉल्ट करने चले जाएंगे अगर अभी ना इन्होंने कुछ किया। इन्होंने कहा इसके ऊपर गद्दारी का पर्चा करो, तो गद्दारी के खैर तो पर्चे हो चुके हैं मेरे ऊपर। एक तौहीन डर्टी हैरी की वजह से मेरे ऊपर गद्दारी का पर्चा हो गया कि मैंने पाकिस्तान से गद्दारी कर ली है। तो हुआ क्या, हम इलेक्शंस करते रहे। इन्होंने आखिर में कहा कि जी अगर आपको इलेक्शंस चाहिए तो आप अपनी गवर्नमेंट्स करा दें, अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दें। मैं ये चाहता हूं आप जरा ये मुनाफिकत देखें जो हुई है मेरे से और पाकिस्तान से। आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह था कि जब भी असेंबली डिसॉल्व की जाती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं, कोई पाकिस्तान का कानूनदान, लॉयर, जज सब इस चीज पर मुत्तफिक हैं कि जैसी असेंबली आपकी डिसॉल्व होती है 90 दिन में इलेक्शन होना है। एक पाकिस्तान के वकील ने इसके खिलाफ अभी तक बात नहीं की। एक किसी सुप्रीम कोर्ट के जज, 15 के 15 जज, किसी ने यह नहीं कहा कि 90 दिन से आगे इलेक्शन जाना चाहिए, क्योंकि आइन है और यह सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट जो बुनियादी हुकूक होते हैं उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राइट टू वोट, कि मैं अपनी वोट से अपने मुल्क के अंदर फैसला करूं कौन सी हुकूमत आएगी। यह मेरा बुनियादी हक है, सबसे बाकी हुकूक में से नंबर 1 पे यह है। तो जब हमने अपनी गवर्नमेंट्स तहलील की तो मैं पहले जरा ये इनके कमेंट सुन लें आप, कि जब मैं ये कह रहा था तो हमें बार बार इन्होंने तंज किया कि अगर इलेक्शन चाहते हैं तो आप अपनी हुकूमत डिसॉल्व कर दें। आपने देख लिया कि ये तब था जब हमने अपनी असेंबलीज तहलील नहीं की थी। जब असेंबलीज तहलील की तो क्या हुआ, एकदम शोर मच गया कि जी ये इलेक्शन तो होंगे ही नहीं। सबने मिलकर शोर मचा दिया इलेक्शन नहीं होंगे। इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने जो सबसे ज्यादा बदयानतदारी की, जो उसने बेईमानी की, कि इसने दोनों जब केयरटेकर गवर्नमेंट हमने बनाई तो इसने वहां फजल रहमान के लोग बैठा दिए पख्तूनख्वा में, और पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत ले आया। यानी सारे इनके ऑफिसर सब लोगों को ऊपर बैठा दिया। और उसके बाद वो हुकूमतें, ये जो केयरटेकर है इसका काम था इलेक्शन करवाना, वो केयरटेकर इलेक्शन की बात ना करे। हमें जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का वाहिद इदारा का काम है कि तशरीह करे आइन की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया 4 अप्रैल को कि जनाब पंजाब में इलेक्शन होंगे 14 मई को। हमने तैयारी करनी शुरू कर दी। हमने जिस दिन तैयारी करनी, हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन अनाउंस करनी थी, तो इन्होंने आके हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमारे ऊपर पंजाब पुलिस ने जब जिले शाह को इन्होंने तशद्दुद करके कत्ल किया, तो हम तो अपनी इलेक्शन कैंपेन पर निकले हुए थे जो कि अनाउंस हो चुकी थी। इन्होंने सुबह को वो दफा 144 लगाए जो लगा ही नहीं सकते एक दफा इलेक्शन अनाउंस हो जाए, और हमारे ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, हमारे पे केसेस कर दिए। तो उधर से नीयत नजर आ गई कि ये तो इलेक्शन चाहते ही नहीं है। तो उसके बाद ये फिर आगे बात बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने हमें कहा कि आप इनके साथ बैठें और आप कोशिश करें कि ये चाह रहे हैं कि एक ही वक्त पे इलेक्शंस हो। तो हमने इनके साथ बैठे, हमने इनके साथ बातचीत शुरू की। हमने क्या क्या जरा आपको समझ आ जाए कि इनके हमारे मौक़िफ़ में फर्क क्या था। हमने इनको कहा कि अगर आप सीरियस हैं तो 14 मई से पहले आप फेडरल गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दें और हम फिर इकट्ठे इलेक्शंस करवा देंगे। इन्होंने आगे से कहा नहीं जी वो बजट के बाद करेंगे। अब पाकिस्तानियों जरा ये समझने की कोशिश करें, क्या बजट उसको बनाना चाहिए जो कि पब्लिक का मैंडेट लेके आए, यानी पब्लिक से वोट लेके आके वो बजट बनाए, या वो हुकूमत बजट बनाए जो कि बजट बना के उसने डिसॉल्व हो जाना है?
यहां ही बदनीयती थी। इनका इलेक्शन बजट के बाद भी प्लान नहीं था। ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे थे। ये सिर्फ चाह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करते रहें और किसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर बैठी थी 14 मई के इलेक्शन का, ये उससे निकलना चाहते थे। तो इन्होंने हमें कहा कि जी हम पहले बजट पास करेंगे, बदनीयती उधर पता चल गई। हमने इनको वाज़ेह कह दिया, हमने कहा कि देखें 14 मई से पहले गवर्नमेंट कराएं इकट्ठे इलेक्शंस। अगर आप नहीं करते तो हम फिर अपने जो सुप्रीम कोर्ट कह बैठा है पंजाब के इलेक्शन, हम उस पर चलेंगे। मुज़ाकरात हुए, बदनीयत थे, फेल हो गए। और आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो बातचीत की है उसमें कोई अकल बनती नहीं है। जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, कोई किसी भी यानी किसी दुनिया की जमहूरियत में ऐसी बातचीत हो सकती नहीं है जो इन्होंने बातें की हैं। अजीब अजीब इन्होंने कोई दिए कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं करवा सकते, पता नहीं पैसे नहीं है तो पता नहीं हम बजट पास करेंगे, आईएमएफ का प्रोग्राम है। आईएमएफ का प्रोग्राम है, ये भी सुन लें। ये कह रहे हैं कि तब तक आईएमएफ से एग्रीमेंट हो जाएगी। हमें एक साल पहले से ये कह रहे हैं कि जनाब आईएमएफ से एग्रीमेंट होनी चाहिए, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा रहे। ये 20 में 2022 को इन्होंने हमें कहा था कि अभी हम इसलिए नहीं करवाना चाहते, हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते क्योंकि आईएमएफ से एग्रीमेंट हो रही है। क्या गारंटी है कि आईएमएफ से इस साल ही एग्रीमेंट नहीं होगी? अभी तक तो एग्रीमेंट नहीं हो रही। तो आईएमएफ की एग्रीमेंट का बहाना देके हमें कह रहे हैं जो हमारा राइट है, ये याद रखें, इस पर कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा ये हक है कि जब हमारी असेंबलीज डिसॉल्व हुई 90 दिन में इलेक्शन होना है, ये से चेंज नहीं हो सकता। बहाने मार रहे हैं आईएमएफ के, पैसे नहीं है, सिक्योरिटी। सो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, हमने सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह कह दिया कि जी अगर इन्होंने जॉइंट इलेक्शन और 14 मई से पहले गवर्नमेंट्स नहीं अपनी डिसॉल्व करनी, हम अपने पंजाब का इलेक्शन चाहते हैं और उसके बाद पख्तूनख्वा का, उस पर भी हम सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे हैं। क्योंकि वहां भी अब याद रखें जो केयरटेकर गवर्नमेंट्स हैं इनकी हैसियत खत्म हो चुकी है। आइन के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है कि 90 दिन के बाद एक केयरटेकर बैठी रहे, क्योंकि इनके पास तो अब कोई आईनी कानूनी तौर पे तो ये इन दोनों को घर जाना चाहिए और हम अदालत में जा रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये उन्होंने अपने लोग बिठा के, यानी वो लोग जो कि नून लीग की गवर्नमेंट पंजाब में आ गई है, इलेक्शन के जरिए नहीं, सिर्फ अपॉइंट किए गए हैं एक इलेक्शन कमिश्नर जो इनके साथ मिला हुआ है, नून लीग के साथ और ये पीडीएम के साथ। अब उसकी गवर्नमेंट यहां बैठ के, फजल रहमान की वहां बैठ के केपी में, और ये कह रहे हैं कि हम अक्टूबर तक ये बैठे रहेंगे। तो सबसे पहले तो पंजाब और पख्तूनख्वा के लोगों का यह हक है, जो उनको पाकिस्तान का आईन यह हक देता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी अपने नुमाइंदों के जरिए हुकूमत होगी, उनके नुमाइंदों के जरिए। तो 70% पाकिस्तान पख्तूनख्वा